आज 12वीं की कक्षा में हम अनुवांशिकी के अंतर्गत लिंकेज पढ़ेंगे या सहलग्नता का अध्ययन करेंगे। सहलग्नता दो या दो से अधिक जीन्स की वह प्रवृत्ति होती है जिसमें वे जेनेटिक ट्रांसमिशन या अनुवांशिक संचरण के दौरान साथ साथ समूह में स्थानांतरित होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब जीन्स समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ पहुंचते हैं तो ये घटना सहलग्नता या लिंकेज कहलाती है। हम जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम स्वतंत्र अपयूहन के नियम के रूप में जानते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने स्वतंत्र लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब सन 1906 में वैज्ञानिक बैटसन एवं पुनेट ने मीठी मटर के पौधे पर स्वतंत्र अपयूहन के नियम का अध्ययन किया तो वहाँ पर उन्हें आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए। वहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हुए वो मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम के अनुसार नहीं थे, वो थोड़े से भिन्न प्राप्त हुए। तब उन्होंने पाया कि जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्रों पर समूह में स्थानांतरित होते हैं, वो अलग अलग नहीं हो पाते संतानों में पहुंचने के दौरान, इसलिए नए प्रकार के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं और मात्र प्रकार के जनकी प्रकार के लक्षण ही संततियों में दिखाई देते हैं। इस तरह सहलग्नता की खोज हुई। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यदि हम लक्षणों की बात करें तो 46 से अधिक लक्षण होते हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं गुणसूत्रों पर एक से अधिक ऐसी संरचनाएं होती है जो लक्षणों का निर्धारण करती है। बाद में अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि मनुष्य के शरीर में लगभग 40,000 की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, अर्थात गुणसूत्र ही इन जीन्स को समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ और ये भी देखते हैं कि जो संततियाँ उत्पन्न होती है उनमें माता पिता के 80% तक लक्षण होते हैं, लेकिन 20% तक लक्षण भिन्न होते हैं या नए प्रकार के होते हैं। ये जो नए प्रकार के लक्षण होते हैं ये कहीं ना कहीं उस समूह में उपस्थित जीन्स के अलग होने के कारण उत्पन्न होते हैं। इस घटना को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, जो मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में कंप्लीट होती है। तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि सहलग्नता जीन्स का समूह में स्थानांतरित होने का एक गुण होता है। बाद में वैज्ञानिक मॉर्गन आए। इन्होंने 1916 में ड्रोसोफिला नामक कीट के अंदर सहलग्नता का अध्ययन किया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जीवों के शरीर में जीन्स समूह में स्थानांतरित होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो अलग नहीं होते हैं और साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। मॉर्गन के अनुसार सहलग्नता दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की सहलग्नता को कहा जाता है पूर्ण सहलग्नता तथा दूसरे प्रकार की जो सहलग्नता होती है इसे कहा जाता है अपूर्ण सहलग्नता। सामान्यतः पूर्ण सहलग्नता प्रकृति में बहुत कम देखी जाती है या बहुत ही रेयर कंडीशन में देखी जाती है। अभी तक सिर्फ ड्रोसोफिला कीट में ही पूर्ण सहलग्नता का अध्ययन किया गया है, वो भी नर ड्रोसोफिला में ही पूर्ण सहलग्नता को देखा जाता है। अर्थात ये एक ऐसा कीट है जिसमें जब जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो वो समूह में ही जाते हैं, किसी भी प्रकार से वो पृथक नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ पर मॉर्गन ने जब नर ड्रोसोफिला पर अध्ययन किया तो इन्होंने दो प्रकार के इंसेक्ट लिए थे। यहाँ पर एक इंसेक्ट वो था जिसके पंख जो थे वो लंबे थे और उसका रंग जो था वो भूरा था, अर्थात भूरा रंग और
लंबे पंख वाले कीट को लिया। ये दो लक्षण हो जाते हैं यहाँ पर। भूरे रंग के लिए इन्होंने कैपिटल जी और लंबे पंख के लिए इन्होंने कैपिटल वी का यूज़ किया। एक दूसरा कीट इन्होंने यहाँ पर लिया। इस कीट का जो कलर था वो काला था और इसके जो पंख थे वो छोटे थे। काले रंग के लिए स्मॉल जी और छोटे पंख के लिए स्मॉल वी का यूज़ किया गया। ये पहली जनकीय संततियाँ थी। यहाँ पर इनके मध्य में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। यहाँ पर जो F1 पीढ़ी में दो संततियाँ जो प्राप्त होती है, सामान्यतः हम देखते हैं कि वो संततियाँ हाइब्रिड होगी, अर्थात यहाँ पर इन दोनों के संयोजन से उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो हाइब्रिड होगी। उसका जो रंग होगा वो भूरा होगा और उसके जो पंख होंगे वो लंबे होंगे। ये मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार होता है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। चूँकि ये प्रभावी लक्षण है इसलिए F1 पीढ़ी में ये लक्षण दिखाई देंगे। बाद में यहाँ पर मॉर्गन ने जो क्रॉस करवाया वो था अप्रभावी जनक से। F1 पीढ़ी का क्रॉस जब अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इस घटना को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आगे टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए अप्रभावी जनक का यूज़ किया गया। F1 पीढ़ी के साथ में जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर पाया जाता है कि चूँकि हम पूर्ण संलग्नता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट बनते हैं। एक गैमेट ये बनता है कैपिटल जी कैपिटल वी, एक गैमेट ये बनता है स्मॉल जी स्मॉल वी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही प्रकार का गैमेट बनता है। और जब इनका संयोजन होता है तो यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है कैपिटल जी स्मॉल वी, सेम यहाँ पर जो दूसरी संतति होगी वो स्मॉल जी और स्मॉल वी वाली होगी। जब इनके लक्षणों को देखा जाता है तो ये सेम लक्षण दिखाई देते हैं। जो रंग होगा यहाँ पर वो होगा भूरा और पंख जो होंगे वो लंबे होंगे। और जो दूसरी संतति यहाँ पर दिखाई देती है इसका रंग होगा काला और इसके पंख जो होंगे वो छोटे होंगे। जब इन संततियों का हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये जो संततियाँ यहाँ पर उत्पन्न हुई है ये जनकीय प्रकार की संततियाँ हैं, अर्थात जनकों में जो लक्षण है वो ही लक्षण संततियों में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कोई नए लक्षण यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का नया संयोजन नहीं दिखाई देता है। इसलिए मॉर्गन ने इस घटना को पूर्ण सहलग्नता कहा और ये सिर्फ नर ड्रोसोफिला में दिखाई देती है। दूसरा प्रकार होता है सहलग्नता का, इसको कहा जाता है अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता का मतलब ये होता है कि जब जीन्स गुणसूत्रों के माध्यम से समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं कुछ जीन्स जो होते हैं वो नए संयोजन को निर्मित कर लेते हैं। नए संयोजन के निर्मित होने पर नए लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात जो संततियाँ उत्पन्न होंगी उनमें कुछ अलग प्रकार के नए लक्षण दिखाई देंगे। इस घटना को अपूर्ण सहलग्नता कहा जाता है। अपूर्ण सहलग्नता का भी अध्ययन मॉर्गन ने किया था, ये भी ड्रोसोफिला कीट पर किया गया। यहाँ पर इन्होंने दो कीट लिए हैं। एक कीट है जिसका रंग है भूरा और उसके पंख जो है वो लंबे हैं। भूरे रंग के लिए यहाँ पर दो कैपिटल जी है, लंबे पंख के लिए यहाँ पर दो कैपिटल वी है। उसी प्रकार से जो दूसरा कीट इन्होंने लिया है उसका कलर है काला और उसके पंख छोटे हैं। काले रंग के लिए स्मॉल जी है और छोटे पंख के लिए स्मॉल वी है। जब इन दो कीटों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो जो उत्पन्न होने वाली संतति है यहाँ पर वो संतति हाइब्रिड उत्पन्न होती है। हाइब्रिड संतति से तात्पर्य ये है कि ये जो संततियाँ होगी F1 पीढ़ी की, इन संततियों में प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। प्रभावी लक्षण दोनों संततियों में कौन से होंगे? तो इनका जो रंग होगा वो होगा भूरा और इनके जो पंख होंगे वो होंगे लंबे, ये दोनों के। बाद में जब मॉर्गन ने यहाँ पर इस संतति को लिया जो F1 पीढ़ी की संतति थी और इसका क्रॉस इन्होंने कराया अप्रभावी जनक से। जब अप्रभावी जनक से F1 पीढ़ी की संतति का क्रॉस कराया जाता है तो इस घटना को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो है टेस्ट क्रॉस कराया।
तो जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर 4 प्रकार के गैमेट उत्पन्न होते हैं, कैपिटल G कैपिटल V, कैपिटल G स्मॉल v, स्मॉल g कैपिटल V एंड स्मॉल g स्मॉल v। यहाँ पर देखें अप्रभावी जनक के साथ में तो सिर्फ एक ही प्रकार के गैमेट उत्पन्न होंगे, स्मॉल g और स्मॉल v। अब यहाँ पर जो संततियाँ हमको प्राप्त होगी F1 पीढ़ी में, वो जो संततियाँ होंगी उनमें जनकीय और अजनकीय दोनों प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देंगे। देखते हैं कौन सी संततियाँ प्राप्त होती है जब इस गैमेट का संयोजन इस गैमेट के साथ होगा तो यह हाइब्रिड संतति उत्पन्न होगी। यहाँ पर इसका रंग भी भूरा होगा और इसके पंख लंबे होंगे। दूसरी संतति जब इस गैमेट के साथ संयोजन करने पर उत्पन्न होगी तो इस संतति में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका रंग तो जो है वो भूरा होगा, लेकिन इसके जो पंख होंगे वो छोटे होंगे। ये एक नया प्रकार का संयोजन यहाँ पर उत्पन्न होगा। तीसरे गैमेट के साथ में जब संयोजन होगा यहाँ पर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका रंग है वो काला होगा, लेकिन इसके जो पंख होंगे वो लंबे होंगे। और चौथी प्रकार की जो संतति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, इस संतति में आप देख सकते हैं जनकीय प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, अर्थात इसका रंग काला होगा और इसके पंख छोटे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो 4 संततियाँ उत्पन्न हो रही है, इन चारों संततियों में जनकीय और अजनकीय दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस घटना को अपूर्ण सहलग्नता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नए संयोजन दिखाई देते हैं।